आज 3 देशों की यात्रा से लौटेंगे पीएम मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर पीएम की वतन वापसी। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। पौधारोपण यूपी में बनेगा आज महा रिकॉर्ड। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। रामधन गबन मामले में नया खुलासा। 7 जून का व्हाट्सएप मैसेज आया सामने। पूर्व सैनिकों के व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा न करने का दिया गया भरोसा। देश भर में भारी बारिश का सितम जारी। मुंबई में नहीं रुक रही मूसलाधार बारिश। यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। ईरान के बुशहर और असदुए में धमाके। बंदर अब्बास और सिरिक में सुनाई दी विस्फोट की आवाजें। धमाके से दहला ईरान। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे ले चलते आपको गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया गया, जहां पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधी ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ आपको बताते चले कि गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है। 35 करोड़ पौधे लगाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे और एक बहुत बड़ा ये अभियान बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से कर दी है। इसके साथ ही बताते चले कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बाराबंकी जाएंगे, इसके बाद लखनऊ जाएंगे। यानी पूरे प्रदेश में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को बनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम लोगों से अपील की है कि एक पेड़ माँ के नाम को जरूर आगे बढ़ाएं और अपने माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। तो देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं, पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा अभियान आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। 35 करोड़ के 35 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य रखे गए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बाराबंकी पहुंचे हैं, वहां भी वो पौधारोपण करेंगे। और सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन के जरिए हम साझा कर रहे हैं, जहां पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है, शुरुआत हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तमाम दिग्गजों की इस कार्यक्रम में मौजूदगी है। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड बनाने की ये तैयारी की जा रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस का शुभारंभ कर दिया है। वृक्षारोपण अभियान का सकुशल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ कर दिया है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में आज बनेगा महा रिकॉर्ड। 35 करोड़ पौधे लगाने का ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ कर दिया है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बताते चले कि आह्वान क्या है सभी से कि एक पेड़ अपने माँ के नाम जरूर लगाएं, वृक्षारोपण जरूर करें। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं, और पर्यावरण बचाएंगे तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से ये खास संदेश दिया है कि 2026 का ये महाअभियान 35 करोड़ पौधे एक दिन में लगाने का ये बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। तो ये सीधी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तो एक दिन में लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से अपील की है कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। इसके साथ ही आज ये महा रिकॉर्ड बनने वाला है प्रदेश में।
जहां एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का ये बड़ा लक्ष्य रखा गया है। तमाम दिग्गजों की इसमें भागीदारी रहने वाली है, जहां तमाम दिग्गज इस पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का ये बड़ा लक्ष्य रखा गया है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ कर दिया है। वृक्षारोपण महाअभियान 2026 का आगाज हो गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को संदेश दिया है, अपील की है कि एक पेड़ अपने मां के नाम जरूर लगाएं। और देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया। और सभी से एक पेड़ लगाने की अपील की। तो आज का दिन ऐतिहासिक है। आज उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो उत्तर प्रदेश में आज 135 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। इसके साथ ही आपको बताते चले 35 करोड़ पौधे इस अभियान में जरिए लगाने का ये बड़ा लक्ष्य रखा गया है। तो यूपी में आज वहाँ रिकॉर्ड बनने वाला है। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी बाराबंकी पहुंचे हुए हैं। वहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्रजेश पाठक नजर आएंगे। उसके बाद लखनऊ के लिए भी रवाना होंगे। लखनऊ में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अयोध्या से बड़ी खबर, रामधन गबन मामले में नया खुलासा हुआ है। 7 जून का व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है। जी हां, पूर्व सैनिकों के व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश दिया गया। ग्रुप में चर्चा न करने का दिया गया था मैसेज। हमें कोई भी जानकारी नहीं है कहने की सलाह दी गई है। तो व्हाट्सएप चैट इस वक्त निकल कर सामने आया है, जिसके बाद कई तरह के चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिसकी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए हम साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक अयोध्या से पहुँचा रहे हैं, जहां रामधन गबन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 7 जून का व्हाट्सएप मैसेज आया सामने। ये बहुत बड़ी खबर। पूर्व सैनिकों के व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश दिया गया है और इस पूरे मामले की जानकारी आप तक पहुंचा रहे। ग्रुप में चर्चा न करने का भी यहां पर सलाह दिया गया, मशवरा की गई है। उन्होंने कहा कि हमें कोई भी जानकारी नहीं है। और राम मंदिर मामले में बड़ी खबर सामने आई है, जहां राम मंदिर मामले में पहले सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। राम मंदिर मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मामले में पहले सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। चयन की समिति की नई दिल्ली में ये अहम बैठक हुई है। आवेदन ईमेल के जरिए स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार का स्नातक अनिवार्य होगा। प्रशासन या वित्त क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव जरूरी है। मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वालों को मिलेगी प्राथमिकता। सीईओ पद के लिए हिंदू धर्म का अनुयायी होना आवश्यक है। इसके साथ ही चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद ट्रस्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चयन समिति की नई दिल्ली में ये बैठक, जहां आवेदन ईमेल के जरिए स्वीकार किए जाएंगे। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या के राम मंदिर में लिए गए मंदिर के पहले सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी और योग्य उम्मीदवारों से 18 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। दानवीय अनियमितता के मामलों में अब ट्रस्ट से प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया गया है।
इसके साथ ही आवेदक का स्नातक होना बेहद जरूरी है। साथ ही प्रशासन या वित्त क्षेत्र में कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए। मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वालों के विशेषाधिकार प्राथमिकता से ही जाएगी। इसके साथ ही यह पद पुरुषों और महिला दोनों के लिए खुला है, इसलिए ट्रस्ट की कमान किसी महिला के हाथों में भी सीधे सौंपी जा सकती है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। धर्म का अनुयायी होना आवश्यक है। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद ट्रस्ट का ये बड़ा और अहम फैसला है। 3 सदस्यीय सर्च कमेटी आगामी 30 दिनों में चयन प्रक्रिया पूरी करेगी। शुरुआत में यह नियुक्ति 3 साल के लिए होंगी और सीईओ अनिवार्य रूप से अयोध्या में ही निवास करना होगा। इस पद के इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, जिसके लिए द्वारा एक समर्पित ईमेल आईडी तैयार की जा रही है। तो बेहद अहम जानकारी चयन समिति की नई दिल्ली में ये बैठक हुई है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, जहां चढ़ावा चोरी प्रकरण में ये पूरा मामला आप तक साझा कर रहे हैं। तो बड़ी अहम जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं। जिन्हें भी जो योग्य हैं या फिर जिन्हें पद को संभालना है वे आवेदन कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर मामले से जुड़ी बड़ी खबर। राम मंदिर में मामले में पहले सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। चयन समिति की नई दिल्ली में अहम बैठक हुई है। आवेदन ईमेल के जरिए स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार का स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशासन या वित्त क्षेत्र से 20 वर्ष का अनुभव जरूरी है। मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वालों को मिलेगी प्राथमिकता। और देखिए, आप तक ये तस्वीर साझा कर रहे हैं। जो व्हाट्सएप चैट खुलकर सामने आए हैं वो व्हाट्सएप चैट ये है जो आपके स्क्रीन के जरिए साझा कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इस चैट से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसके साथ ही अब देखिए, इस चैट के जरिए ही पुलिस कई अहम बड़े खुलासे भी कर सकती है। जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले में एसआईटी भी लगातार जाँच प्रक्रिया शुरू कर दी है और बहुत जल्द रिपोर्ट भी सौंपने की उम्मीद एसआईटी से जताई जा रही है। तो व्हाट्सएप चैट के जरिए लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और वो व्हाट्सएप चैट इस वक्त हमारे पास आ गया है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। अब मामले में जो है लगातार इस वक्त कई और बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। आपको बताते चले, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी गई है। चढ़ावा चोरी प्रकरण में ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मामले में सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और जो भी इसके लिए योग्य हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए, अब इस पूरे मामले में लगातार जांच प्रक्रिया जो है वो तेज़ हो गई है और एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है, जो कि हमने अपने टीवी स्क्रीन के जरिए दर्शकों तक शेयर किया। और साथ ही नए नियुक्त सीईओ पद की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, जिसके लिए आवेदन भी देने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी मामले का मामला पहले व्हाट्सएप ग्रुपों पे चला, अयोध्या के पत्रकारों के बीच में, बाद में मामला सोशल मीडिया पर तैरा, उसके बाद में प्रदेश और देश में बहुत ज्यादा चर्चित हो गया, सुर्खियों में आ गया, क्योंकि मामला ही ऐसा था। अब उसी से जुड़ा जो चैट वायरल हुआ है उससे चीजें स्पष्ट होती हैं कि जो मामला था वो पहले ही सबके संज्ञान में, यानी मंदिर ट्रस्ट प्रशासन के संज्ञान में आ गया था। उसके बावजूद ट्रस्ट ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और या फिर प्रशासन को, पुलिस को उसकी जानकारी नहीं दी। अगर पहले से जानकारी हुई होती तो हो सकता था जो कार्रवाई है वो पहले हो गई होती और मामला इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। आपको बता दें, क्योंकि आज के दौर में जो सोशल मीडिया पर कोई चीज वायरल होने के बाद में उसे रोकी नहीं जा सकती, और वैसे ही जो, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट प्रशासन के जो लोग थे उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल लोग ऐसे नहीं हैं
तो व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने निर्देश दिया कि कोई कुछ कहीं कहेगा नहीं, कोई वायरल नहीं करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है अक्सर सोशल मीडिया आज के दौर में। क्योंकि जब भी कोई चीज वायरल होती है, आज नहीं, अगर कोई हो जाती है तो आज नहीं, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद उस चीज को कोई ना कोई अपने पास रख लेता और फिर बाद में खुलासा करता, और वही हुआ है। जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट 7 जून की वायरल हुई है, उससे कहीं ना कहीं ट्रस्ट, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसके पदाधिकारियों पर सवाल खड़ा होता है। और यही कारण भी रहा है कि महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा जो है वो स्वीकार हुआ है, और उस टीम में एक सीईओ बनाने की जो प्रक्रिया बनाई गई है कि अब मंदिर प्रशासन का एक सीईओ होगा। जो ट्रस्ट है वो अलग व्यवस्था चलाएगा, लेकिन प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, प्रशासन की तरफ से एक अधिकारी रहेगा। उसके लिए आवेदन भी मांग लिए गए हैं, और जल्द ही हो सकता है, क्योंकि जब 2 पैरेलल ताकतें होती हैं किसी व्यवस्था को चलाने में, तो एक व्यवस्था एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं और एक दूसरे पर हमेशा दबाव बनाकर रखता है। बिल्कुल रमन, क्या देश भर के जो योग्य उम्मीदवार हैं, पूरे देश भर के, क्या वो भी आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको बता दें इसमें कई क्लॉज दिए गए हैं। उस क्लॉज पे जो भी आता है, इससे तमाम अधिकारी हैं जिन्हें प्रशासनिक अनुभव है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधा कई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चला चुके हैं, वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनमें एलिजिबिलिटी दी गई है, किसका कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, किसका कितना अनुभव होना चाहिए, किस मंदिर का प्रशासन या फिर किस व्यवस्था का प्रशासन किसने किया है, धर्म को लेकर उसकी क्या आस्था है, इन सब चीजों को देखकर ही जो है आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आपको इसके साथ ये भी सवाल है कि इस चयन प्रक्रिया में कौन कौन शामिल हो रहा है, किस तरह की जिम्मेदारियां दी जाएंगी? अभी चयन प्रक्रिया में बिल्कुल जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के ही पदाधिकारी भी शामिल होंगे, और ट्रस्ट के जो प्रदेश सदस्य, जिस तरीके से आपको बता दें कि डीएम और अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद, ये लोग भी शामिल होंगे, और सभी बैठकर तय करेंगे कि मंदिर का जो प्रशासन का जो सीईओ बनाया जाए वो किसे बनाया जाए, और कौन उपयुक्त होगा कि जो राम मंदिर चंदा चोरी के जो इतना ज्यादा हंगामा हुआ है उसकी भरपाई कर पाए और अब अच्छे से व्यवस्था संचालित कर पाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ एक स्क्रीन भी हम शेयर कर रहे हैं तमाम दर्शकों से व्हाट्सएप चैट का, जो लगातार वायरल हो रहा है। इस व्हाट्सएप चैट के जरिए क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं रमन? अब ये व्हाट्सएप चैट आपको बता दें वायरल हुआ है, इससे ये खुलासा हो सकता है कि एसआईटी के पास पहले ही पहुंच गया हो, क्योंकि एसआईटी जो जांच कर रही है उसके पास तमाम ऐसी गुप्त जानकारियां पहुंची हैं जो मीडिया के बीच नहीं है, जनता के बीच में नहीं है। व्हाट्सएप चैट अब आया है तो जो लोग को लग रहा है, लेकिन एसआईटी के पास ये था या फिर अब पहुंचा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर एसआईटी के पास नहीं था तब तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, और फिर कई लोग ऐसे हैं जो संदेह के दायरे में आ सकते हैं। बिल्कुल, क्या हालिया घटनाक्रमों के बाद मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये जो सीईओ बनाने की प्रक्रिया है उसी का एक पार्ट है कि मंदिर प्रशासन की व्यवस्था सुदृढ़ हो, अच्छे से संचालित हो, और एक दूसरे से समन्वय हो, ट्रस्ट का, प्रशासन का एक दूसरे से समन्वय हो। कोई एक व्यक्ति ना हो जो जिसका डंडा चले, जिसका ऑर्डर चले, बल्कि व्यवस्था के कई पदाधिकारी और सबकी पावर जो है थोड़ी थोड़ी पावर दी जाए और सीईओ सबको कंट्रोल करे। बिल्कुल, नियुक्ति के बाद आपको बताते चले कि जो ट्रस्ट है और इसके साथ ही जो सीईओ की नियुक्ति होने वाली है, दोनों के बीच जिम्मेदारियों का किस तरह से बंटवारा होगा? अब ये तो ट्रस्ट और प्रशासन ही बैठ के तय करेगा ये कि कैसे क्या कार्रवाई की, कौन सी जिम्मेदारी किसके पास रहेगी। अगर कोई नया निर्माण होगा तो उसकी व्यवस्था कौन देखेगा, प्रतिदिन व्यवस्था का संचालन कौन देखेगा, डेटा कौन देखेगा, चंदा का कलेक्शन कौन देखेगा, सुरक्षा कौन देखेगा। ये जब सीईओ नियुक्त होगा उसके बाद में सब बैठ के ही तय करेगी। बिल्कुल, ऐसे में देखिए कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि देखिए अब नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी गई है। इसके साथ ही साथ अब क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, किस तरह से पारदर्शिता बनी रहेगी, क्योंकि देखिए जब धन कबड मामला का सामने आया, कई बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं, तो लगता है कि अब जो भी नाम, जो भी नियुक्तियाँ होंगी बहुत सोच समझ के होंगी। क्या उनके जो पीछे के रिकॉर्ड है वो भी जाँच किए जाएंगे?
बिल्कुल, जब भी कोई एक इंटरव्यू होता है, आवेदन आता है, तो उसी के लिए पूरी प्रक्रिया होती है कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा, इस व्यक्ति की एलिजिबिलिटी कैसे, इस व्यक्ति का अनुभव कैसा, इस व्यक्ति में टैलेंट कितना है, इस व्यक्ति में गुस्सा कितना है, इस व्यक्ति में संयम कितना है, सभी चीजों को देखकर, और खासकर जब कोई इस तरह बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने का हो तो पूरा बैकग्राउंड सर्च किया जाता है और सब कुछ देखा जाता है और वही देखा भी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो इंतजार है कि सीईओ की नियुक्ति कब होती है और कौन वो चेहरा शामिल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायबरेली से है, जहां कोतवाली नगर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 107 एटीएम कार्ड और इसके साथ ही 5,000 रुपए नकद और इसके साथ ही एक बाइक बरामद की है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी एटीएम बूथ पर लोगों की मदद करने का झांसा देकर उनका कार्ड बदल देते थे और पिन नंबर हासिल कर खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। इनमें से एक आरोपी के खिलाफ कई जिलों में धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उनके आपराधिक नेटवर्क की जांच कर रही है। रायबरेली के थाना कोतवाली नगर में विगत दिवस एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति के साथ एटीएम कार्ड का पिन का झांसा देकर 20,000 रुपये उसके एटीएम से निकाल लिए गए थे। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं घटना के निवारण हेतु विभिन्न टीमों का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय के निर्देशन में इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्य संग्रह की कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें टीमों का सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 2 अभियुक्त, जिसमें एक सूरज सिंह जो जनपद उन्नाव के रहने वाले हैं और दूसरा सौरभ सिंह जो जनपद हरदोई का रहने वाला है, इसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि ये बहुत बड़ी सफलता पुलिस के लिए बताई जा रही है। 107 एटीएम कार्ड और नकदी बरामद हुआ है। मदद के बहाने साइबर ठगी का काम किया जाता था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस इस पूरे मामले पर अब बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 ठग गिरफ्तार किए गए हैं जो एटीएम कार्ड बदलने वाले काम करते थे, जिसके बाद 107 एटीएम कार्ड और नकदी बरामद हुआ है। और चलिए सीधे लिए चलते आपको गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। नगर में जो प्रभारी के रूप में जाने वाले हैं प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संजय निषाद जी, प्रदेश के पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद श्रीमती संगीता यादव जी, लोकप्रिय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक गण श्री विपिन सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, विमलेश पासवान जी, श्रवण कुमार निषाद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्री दिलीप यादव जी, गोरखपुर में प्रशासन के नोडल अधिकारी के रूप में उपस्थित श्री सुहास एलवाई जी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री सुनील चौधरी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को
एक पेड़ मां के नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस वृक्षारोपण महाअभियान का हिस्सा बनने के लिए हृदय से बधाई देते हुए इस महायज्ञ को सफल बनाने के इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए भी मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह महायज्ञ है। ये धरती माता हम सबको एक अच्छा वातावरण देती है, आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है, पेट भरने के लिए अन्न देती है, अच्छे अच्छे फल देती है, पीने के लिए जल उपलब्ध करवाती है, घर की आवश्यकताओं की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति धरती माता करती है। और उस धरती माता के बारे में भारतीय ऋषि का जो संकल्प रहा है वह रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, यानी ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से कहा कि हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य हम देना चाहते हैं, इस राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके भी हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। और इसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए इन्होंने जो सबसे सुंदर थीम प्रत्येक भारतवासी के लिए दी, वह दी एक पेड़ मां के नाम। मां हर व्यक्ति के लिए, हर जीव जंतु के लिए सबसे सुंदर उपहार होता है, और वह उपहार हम सभी के लिए धरती माता के रूप में भी है। हम स्वयं अपने स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, हम लोग समय समय पर अपना उपचार कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन धरती माता के उपचार के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करते। जो धरती माता पर हम सब आश्रित हैं, जिस धरती माता के कारण ये जीव सृष्टि बची हुई है, उस धरती माता के स्वास्थ्य की हम कभी चिंता नहीं करते। लंबे समय तक, अनंत काल तक जीव सृष्टि इस धरती पर बनी रहे, इसके लिए इस अभियान की शुरुआत हम लोगों ने आज से 9 वर्ष पूर्व की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जब देशवासियों से कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का हिस्सा बने, तो मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम यूपी के अंदर संपन्न हुआ। और गत वर्ष हम लोगों ने 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया था, और पिछले 9 वर्ष के अंदर जो अभियान चला है
इस अभियान में कुल मिलाकर के अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को यूपी ने संपन्न किया है। बहनों और भाइयों, यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है, नए नए उद्योग आए हैं। शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से बड़े राज्यों में यूपी ने अपने वनाच्छादन को भी विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मेरे सामने आया है, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक वर्ष में जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, अगर गत वर्ष का हम देखेंगे तो गत वर्ष 4,30,873 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण उन वृक्षों के माध्यम से अनुमानित किया गया है। यानी जो एक तमाम विषैली गैसें स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होती हैं, जीव सृष्टि के लिए प्रतिकूल होती हैं, इस धरती माता में जब एक पेड़ उगता है तो वह सैकड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। कार्बन का संचयन 1,17,500 टन इस दौरान हुआ, धरती की उर्वरता को बनाए रखने के लिए। और ऑक्सीजन का उत्सर्जन जो इसके कारण हुआ वह हुआ है 3,13,373 टन। यानी अगर आप कहेंगे तो यह 2,19,361 लाख लीटर यह ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी इन पेड़ों के माध्यम से अनुमानित किया गया। और अगर 9 वर्षों के इन आंकड़ों को हम जोड़ करके देखेंगे तो बहनों और भाइयों, जो वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने यूपी के अंदर इस दौरान किया और उसके कारण वृक्षारोपण का आच्छादन, वनाच्छादन यूपी का बढ़ा, परिणाम हुआ 6,37,74,130 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हुआ। 1,73,90,000 कार्बन का संचयन भी हुआ और 4,63,90,130 टन ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी हुआ। यानी आज हम सबके सामने ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपने मौसम के चक्र को देखा होगा। मैं कल से देख रहा हूं लगातार बारिश पड़ रही है। इंद्र भगवान की कृपा हो गई कि हमारे कार्यक्रम के लिए हमें इस समय थोड़ा राहत मिली हुई है, नहीं तो रात भर बारिश थी, कल रात्रि भर बारिश थी और किसानों के लिए बहुत अच्छी बारिश है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये बारिश 15 जून से प्रारंभ हो जानी चाहिए थी। लगभग 1 महीना हम लेट चल रहे हैं। अगर 1 महीना लेट खेती बाड़ी के लिए हो जाता है, अगर बीज जो 15 जून तक लगने चाहिए थे, अगर आप 15 जुलाई तक लगा रहे हैं, याद रखना 25 से 30% प्रोडक्शन में उसका अंतरपर्दा कम हो जाता है। यानी किसान को इतना नुकसान होता है। ये जो मौसम चक्र बदला है, पर्यावरण असंतुलन पैदा हो रहा है, गर्मी पड़ती है तो चरम पे पड़ती है
और सर्दी पड़ेगी तो चरम पर पड़ेगी। लोगों को लगता है कि जैसे अब बहुत खराब स्थिति कभी कभी देखने को मिलती है। दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनियां दी जा रही हैं, आने वाले समय में समुद्र के किनारे बहुत सारे शहर डूबने की स्थिति में हो जाएंगे, जल का भीषण संकट हो जाएगा। बहुत सारी सिटी ऐसी हो जाती हैं जो सर्दियों में गैस चेंबर जैसी बन जाती हैं। अलर्ट जारी करना पड़ता है कि बुजुर्ग लोग, बीमार लोग और बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, मास्क लगा करके निकलना चाहिए। ये भयावह स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, अंधाधुंध पेड़ काटे गए, जल का दोहन तो किया गया लेकिन जल संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। तालाबों पर अवैध कब्जे हो गए। अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, आज उसकी कीमत विश्व मानवता चुकानी पड़ रही है। और उसी से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान कई प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। याद करिए 2017 में जब हम लोग आए थे, जब सरकार बनी थी, डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब हम लोगों ने तमाम रंग बिरंगी जो स्ट्रीट लाइट होती थी, पीली लाइट होती थी, हेलोजन की लाइट होती थी, इसको हटाने का अभियान चलाया था। और हम लोगों ने कहा एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश में 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। याद करना, इसके कारण 100 करोड़ रुपए की बचत यूपी गवर्नमेंट को हुई थी। कार्बन उत्सर्जन जो हेलोजन से होता था उसमें काफी कमी आई और शहर में एलईडी स्ट्रीट लाइट सुंदर स्ट्रीट लाइट के रूप में जलती हुई दिखाई दी। नहीं तो हेलोजन जलता था, कीड़े मकोड़े भी उसमें जलते थे, भयंकर बदबू आती थी। यानी एक प्रयास हुआ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। आपने देखा होगा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, सोलर पैनल आपके घर की बिजली के बिल को भी आधा कर दे रही है। साथ साथ एक ग्रीन एनर्जी का नया स्रोत आपको उपलब्ध करवाया गया। याद करिए, देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस के, एलपीजी के कनेक्शन बांटे गए। जो पहले कांग्रेस की सरकार में 50,000 और 1-1 लाख में ब्लैक होता था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ परिवारों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए और ग्रीन ईंधन आपके घर में जले और माताओं और बहनों की आंखों की रोशनी लंबे समय तक उनके पास बनी रहे। इसके लिए धुएं से उन्हें मुक्त करने का और उनको किसी प्रकार की श्वास जनित बीमारी न हो, इसको बचाने का कार्यक्रम किया। अकेले यूपी में 2 करोड़ परिवारों को यह लाभ मिला। यह सभी अभियान उसी का हिस्सा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चेयरमैन के रूप में प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को भी इसके बारे में आह्वान किया। अयोध्या धाम प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनी और सोलर सिटी के रूप में वहां जितनी भी लाइट जलती है, स्ट्रीट लाइट जलती है, वह सोलर से जो लाइट पैदा होती है उसी सोलर सिटी का ही सोलर सिटी के रूप में वही स्ट्रीट लाइट सरकारी भवनों में और स्ट्रीट लाइट के रूप में वहां अयोध्या में जलती है। बहनों और भाइयों, प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के क्रम में सभी कदम उठाए गए और उसी क्रम के हिस्से को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे गोरखपुर में प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्री अलग अलग जनपदों में हैं, माननीय राज्यपाल महोदय भी हैं, अलग अलग विभागों के लोग लगे हैं। एक साथ एक ही दिन में 12 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े अभियान
35 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े अभियान को हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब मैं यहां पर आपके सामने बोल रहा हूं, अब तक उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ वृक्षारोपण आज के दिन पे संपन्न हो चुके हैं। दिन भर ये अभियान चलेगा। और याद करिए, प्रकृति के साथ जब संतुलन बनाए रखते हैं तो ईश्वरीय कृपा कैसे होती है। पेड़ लगने हैं, कल से ही खूब बारिश हो रही है, खेती बाड़ी के लिए भी और इन पेड़ों को की रक्षा के लिए। गत वर्ष जो पेड़ लगे थे कितने बड़े बड़े हो गए। याद रखना, इन पेड़ों को बचाना भी है। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति भी प्राप्त करना है। और उसी अभियान में नीरी के द्वारा जिन किसानों ने अपने खेत में पेड़ लगाए हैं, वर्ल्ड बैंक की टीम के द्वारा उनकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है। हर वर्ष $1 का, एक पेड़ का $1, और 5 वर्ष के लिए जब पेड़ रख रखाव होता है और देखभाल सही हो रही है तो $5 5 वर्ष में उन लोगों को दिया जाता है। अभी मैंने देखा ना, तमाम लोगों को, तमाम किसानों को भी पैसा दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था नीरी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, प्रकृति बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, प्रदेश के अंदर इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और उस अभियान के क्रम में आज मुझे गोरखपुर में इस अभियान का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा, वह आज के इस अभियान का हिस्सा बने। अपने परिवार के सदस्यों की स्मृति में, परिवार के सदस्यों के नाम से पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस अभियान का हिस्सा बनकर के आज सायंकाल तक लगभग 11-12 घंटे यह महायज्ञ चलेगा। इस महायज्ञ में जहां कहीं भी हुआ है, एक पेड़ लगाना और उसकी सुरक्षा करना, यह हम अपना दायित्व निभा करके धरती माता के आरोग्यता का ध्यान रखेंगे तो हम भी आरोग्यता को प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान को प्रारंभ करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को एक पेड़ मां के नाम इस महाअभियान की मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब इस अभियान में एक पेड़ अवश्य लगाएं। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और आगे बढ़ने की खबर मिर्जापुर से है, जहां अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन ने कथित जिम जिहाद प्रकरण से जुड़े गैंग लीडर इमरान की करीब 50 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क कर दी। और ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई है। पुलिस के अनुसार इमरान पर अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों से अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने ग्राम मिवले स्थित उसकी भूमि को कुर्क कर कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि इमरान के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, IT एक्ट, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने साफ किया है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां गैंगस्टर एक्ट में प्रशासन की ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। जिम जिहाद मामले में एक और शिकंजा कसा गया है, जहां आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अपराध से अर्जी जमीन पर बुलडोजर की ये बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर इमरान की 50 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया और अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। तो आपको बताते चले, पुलिस इस पूरे मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई कर रही है। अपराध और अर्जी जमीन पर पीला पंजा चला है, जहां आपको बता दें 50 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। मनीष त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, देखिए, जिम जिहाद मामले में एक और शिकंजा कसा गया है, पीला पंजा चलाया गया है। क्या पहले से नोटिस दी गई थी, किस तरह से कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद से
अभी क्या कुछ स्थिति वहाँ पर दिखाई दे रही है? जी सपना जी, आपको हम बता दें कि ये मिर्जापुर का बहुत ही चर्चित और दिल को झकझोर देने वाली एक घटना थी, जो आधुनिक जिम बना करके रखा गया था यहाँ पे, और उसमें जो है 10 आरोपी जो है उन्होंने क्या किया कि जो लड़कियां थी जो जिम में आती थी उनके साथ ये जो है अश्लील हरकत करते थे, उनकी वीडियो बनाते थे, उनको बुर्का पहनाते थे और कलमा पढ़वाते थे, यहाँ तक कि उनको मजारों पे ले जाया जाता था। और ये जो 10 अपराधी हैं, इसके जो गैंग लीडर हैं वो इमरान खान है, और उसकी जो है ये फंडिंग तराशी जा रही है कि क्या विदेशों से भी उसकी फंडिंग होती थी कि नहीं होती थी। और उसका जाकिर नाइक से जो है कनेक्शन भी जो है वो पुलिस पता कर रही है, क्योंकि इनका जिसका आना जाना जो था वो दुबई में था। और उसके बाद 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। और आपको हम बता दें कि जो है इसके पहले 4 दिन पहले जो है इनकी 13 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई थी, और एक संपत्ति और कल जिला मजिस्ट्रेट ने 50 लाख की संपत्ति इनकी जो है जब्त की है। जी बिल्कुल मनीष, जब ये कार्रवाई की गई तो क्या कार्रवाई से पहले विरोध भी देखने को मिला? क्या किसी ने जो है आवाज़ उठाई कि पीला पंजा न चलाया जाए, किसी भी तरह के कोई भी विरोध प्रदर्शन? सपना जी, हम आपको बता दें कि ये जब घटना सामने आया, जब एक लड़की ने जाकर के पुलिस में कंप्लेन किया कि हमारे साथ जो ये जिम मालिक है और ये जिम के संचालक जो है ये जो है गलत किए हैं, तो उसके बाद जो है पहले पुलिस ने इसको आम बात समझा कि लड़की जो है कि इसको किसी तरह से जो है दबाव बना रही है। उसके बाद ये जो हिंदू संगठन थे वो सामने आए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। उसके बाद पुलिस भी जो है हरकत में आई और योगी आदित्यनाथ जी के कानों तक ये बातें गई, और उसके बाद तत्काल जो है पुलिस ने एक्शन किया। और इसमें जो है धीरे धीरे करके तकरीबन 15 से 16 लड़कियां जो है सामने आई, और उन्होंने सब चीज बताई कि ये चीज हमारे साथ इन लोगों ने किया है। उसके बाद जो है पुलिस एक्शन में आती है, और ये इमरान जो है ये विदेश भागने की फिराक में था और अपना बोर्डिंग भी करवा चुका था। उसके बाद इसको लुक आउट नोटिस जारी किया गया। पता चला कि विदेश भागने की फिराक में इसको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, इसकी बीवी और बच्चे के साथ में। उसके बाद धीरे धीरे करके सब पूरा कनेक्शन इसका सामने आता गया, और यहाँ तक भी पता चल रहा है कि शायद इसकी जाकिर नाइक से भी संबंध है। ये मलेशिया गया है कि नहीं गया है, मलेशिया कनेक्शन भी इसका जो है वो पुलिस जो है पता लगा रही है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और ऐसे में ये कार्रवाई किस विभाग ने की, कहाँ की है, और इसके साथ ही मौके पर क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए 50 लाख की संपत्ति कुर्की की गई है, क्या क्या इसमें शामिल है? जी, हम आपको बता दें कि ये जो 50 लाख की कल ये संपत्ति जो कुर्क की गई है, इसके पहले 13 करोड़ की संपत्ति जो है कुर्क की गई थी। ये 10 आरोपी जो है ये सामान्य परिवार से आते थे। इमरान भी सामान्य परिवार से आता था, ये कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे। उसके बाद इन लोगों के पास लग्जरी गाड़ियां थी, यहाँ तक कि रियल एस्टेट में भी इनके पैसे लगे हुए थे। बनारस में भी जो है पता चल रहा है कि जो है रियल एस्टेट में इनके पैसे हैं और इनकी जमीनें हैं। उसमें सब पुलिस जो है पूरी कार्रवाई कर रही है। सब धीरे धीरे करके जो है पूरा अभी तक जो है 5 दिन के अंदर जो है 13 करोड़ की इसके पहले जो है इनकी संपत्ति जब्त की गई थी, कुर्क की गई थी, और कल 50 लाख की गई है। और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है, ये देख रही है कि इनके और कहाँ कहाँ संपत्तियां हैं, इनके कहाँ कहाँ कनेक्शन है, और विदेशी फंडिंग इनको आ रही है तो कहाँ से आ रही है। जी बिल्कुल, सवाल ये भी है कि प्रशासन की कार्रवाई लगातार देखिए हो रही है, तो क्या ऐसे में अवैध कारोबार से जुड़े किसी बड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है? क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि इसमें कोई बड़े लोग शामिल नहीं हैं। जी, निश्चित तौर पे इनको विदेशी फंडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि इनके बस की बूते की बात नहीं थी कि इतना बड़ा जो है ये जो जिम था ये आधुनिक जिम था। वहां पे हम आपको बताएं कि जब हम लोग जाकर के वहां पे देखे, ये फरवरी महीने की घटना है, जब हम लोग जाके देखे कि जो अपने जूते पहन के आते थे उतारते थे, फिर वहां पे जूते जिम के जूते पहन के अंदर जाते थे, और वहां पे जो है 6,000-7,000 रुपए जो है उसका पर मंथ जो है फीस था। वहां पे जूते जो है 15-20 हजार के जूते जो है वहां पे रखे हुए थे, तकरीबन 100 से 150 जोड़ी जूते पड़े हुए थे 15-20 हजार रुपए के। तो ये आधुनिक जिम खोल के रखे थे, और इसमें जो है ये 10 लोग थे। इसमें एक जो है मौलवी
फर्जी भी था। ये क्या करते थे कि लड़कियों को जो है विशेष ट्रेनिंग का बहाना बना करके वो जो है अपनी तरफ आकर्षित करते थे, लग्जरी गाड़ियों में घुमाने के लिए ले जाते थे। और अगर एक जिम में अगर इनका जो है अगर वो लड़कियां मोटिवेट नहीं हो रही हैं तो उसको दूसरे जिम में भेजते थे। आयरन फायर, आयरन ड्रोन, ऐसे करके कई जिम इनके 3-4 जिम के लिए मालिक थे। और उसमें एक पुलिस का भी जो है वो सिपाही शामिल था, उसने भी जो है दूसरी शादी जो है एक हिंदू लड़की से किया था, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। 10 आरोपी में वो भी शामिल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से है, जहां नकली और अवैध दवा कारोबार के खिलाफ FSDA ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 15 ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम ने शहर के कई बाजारों में एक साथ 13 दवा फर्मों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 58 थोक दवा लाइसेंस निरस्त या फिर निलंबित किए गए हैं। कई फर्मों को सील किया गया और 35 संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच में नकली और री लेबलिंग की गई दवाओं का बड़ा नेटवर्क सामने आया है और अब इस मामले में 9 FIR दर्ज हो चुकी है। कार्रवाई के दौरान करीब 3 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक मूल्य की नकली और अवैध दवाएं जब्त की गई है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और खबर मेरठ से है, जहां बारिश के बाद जलभराव एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। लोहिया नगर के बजौट रेलवे अंडरपास में भरे करीब 10 फीट गहरे पानी में डूबने से एक तांगा चालक और उसके घोड़े की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एक दारोगा ने वर्दी उतारकर गहरे पानी में छलांग लगा दी और काफी मशक्कत के बाद चालक का शव बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान 60 वर्षीय राकेश के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इसी अंडरपास से कुछ दिन पहले भी जलभराव के कारण एक कार फंस गई थी, जिसमें सवार लोगों को पुलिस और ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। खबर प्रयागराज से है, जहां घोरपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 60 वर्षीय महिला की जान चली गई। आपको बताते चले कि पवर गांव में तेज तर्रार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से महिला की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जहां पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वही दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वाराणसी में नमो घाट पर इस अक्टूबर भारतीय वायुसेना का भव्य एयर शो आयोजित होगा। इसकी तैयारियां अब तेज हो गई हैं। एयर शो से पहले 3 जैगुआर लड़ाकू विमानों ने शहर के आसमान में रिहर्सल कर अपनी दमदार उड़ान का प्रदर्शन किया। विमानों की गर्जना और हवाई करतबों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा घाटों पर मौजूद लोगों ने इस नज़ारे को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, जहां कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। और यह एक एयर शो वाराणसी में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करेगी। फिरोजाबाद के बहुचर्चित 1.5 साल की मासूम आरव हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी विराज पाठक को फांसी की सजा सुनाई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले 1 महीने 10 दिन में आए इस फैसले को न्याय की बहुत बड़ी मिसाल माना जा रहा है। लेकिन फैसले के बाद अब इस मामले में नए सवाल भी उठने लगे हैं। मृतक के पिता ने पूरे घटना क्रम को साजिश बताते हुए विस्तृत जांच की मांग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।